दुनिया की सबसे पहली पेपर मेकिंग कॉन्सेप्ट तैयार होता है। चीन वहाँ सबसे पहले दुनिया में पेपर ले आता है। 476 से 221 बीसी इस समय में चीन एक वॉर जोन में चला गया था। अब चीन की जो माउंटेन की टेरेन है ये ईस्ट से वेस्ट के तरफ ढलान दिखाता है, यानी चीन की जो माउंटेन्स है वो ऐसे सीढ़ी की तरह होता है। इसी शिंग डायनेस्टी के कारण चीन का नाम चीन पड़ा। 1000 एडी में चीन की जीडीपी 26 बिलियन डॉलर की थी, जो ग्लोबल जीडीपी की 23% कंट्रीब्यूशन अकेला चीन ही करता था। देखो, भारत को अगर सही में कोई टक्कर देने वाला है ना तो वो चीन है, और चीन को भी टक्कर देने वाला अगर कोई है तो वो भारत है। इकोनॉमिकली भी भारत अगर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है तो उसके ऊपर चीन है और उसके ऊपर अमेरिका है। ये स्थिति है। तो यानी भारत की अगला जो कॉम्पिटिटर है वो है चीन और उसके बाद अमेरिका। यहाँ भारत की स्थिति है, क्योंकि भारत अभी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तो यही स्थिति है। तो स्वाभाविक रूप से ये चीन अपने कॉम्पिटिटर को या अपने प्रतियोगी को आसानी से तो आगे बढ़ने नहीं देगा। अब जो ये चीन है, चीन की कुछ विषयों को हमें जान लेना पड़ेगा। अगर हम चीन की कुछ विषयों को जान पाए तो ही हम लोग चीन को समझ पाएंगे या चीन की व्यवस्थाओं को समझ पाएंगे। ये जो हम चीन के लिए बोलते हैं कि चीन एक्सपेंशन थ्योरी को आगे लेके चलता है, एक्सप्लॉयटेबल एक्सपेंशनिज्म जो चीन की पॉलिसी है, क्यों ऐसा चीन करता है या चीन की ऐसे करने के पीछे क्या साइकोलॉजिकल या फिलोसॉफिकल क्या रीज़न है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जो चीन है, ये चीन वो देश है जो विश्व में सबसे पहले सिल्क दिया, पेपर दिया, गन पाउडर दिया, प्रिंटिंग दिया, कॉम्पस की कॉन्सेप्ट या कॉम्पस चीन ही सबसे पहले ले आया। ये चीन की खासियत है। चीन के साथ भारत एक लंबा बॉर्डर साझा करता है। आखिरी में तिब्बत को खाली करके भी वहाँ से दलाई लामा को भी भेजने की भारत में सारी बंदोबस्त चीन ने किया। ये सारा चीन की काम है जो किया है, और ये क्यों किया है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। संस्कृत और तमिल के बाद सबसे अगर कोई प्राचीन भाषा की ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है तो वो मैंडेरिन भाषा है जो चीन में चलता है। मैंडेरिन ये चीन की एक प्राचीन भाषाओं में से है जो चीन में आज भी चल रहा है, और वो संस्कृत और तमिल की समसामयिक मानी जाती है। ये चीन की विशेषता है। चीन की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, स्पेस टेक्नोलॉजी में वो अपनी जो अवदान है, एआई, रोबोटिक्स में, रियल एस्टेट में जो अपनी ग्रोथ दिखाया है, ये बहुत सराहनीय है। तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है वो विश्व की, थर्ड लार्जेस्ट सबसे बड़ी कंट्री है। चीन की जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वो 9.6 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। 9.6 किलोमीटर दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और जबकि उसकी बॉर्डर 22,800 किलोमीटर, ये पूरी चीन की बॉर्डर है। तो इतनी बड़ी बॉर्डर चीन की अकेले की है, जो वो रसिया, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, सब, मंगोलिया, इन सब के साथ साझा करता है। समुद्र के साथ भी है, पर चीन की जो ये वेस्ट में माउंटेन मिलता है, चीन की वेस्ट टेरेन में जो माउंटेन मिलता है वो कजाकिस्तान और रशिया के साथ उसको जोड़ता है। नॉर्थ ईस्ट में चीन की डेजर्ट है, रेगिस्तान मिलता है, जो उसको रशिया और कोरिया के साथ जोड़ता है। चीन की ईस्ट में लो लाइन वैली या प्लेन मिलता है, जो वियतनाम, म्यांमार के साथ उसको जोड़ता है। ये चीन की जियोग्राफिकल एक्सपोनेंट को दिखाता है, जियोग्राफिकल कंपोनेंट को दिखाता है। अब चीन की जो माउंटेन की टेरेन है ये ईस्ट से वेस्ट के तरफ ढलान दिखाता है, यानी चीन की जो माउंटेन्स है वो ऐसे सीढ़ी की तरह होता है। सीढ़ी वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ है उसकी ये टेरेन, और 2/3 माउंटेन इसकी वेस्ट में ही है। चीन की पश्चिम भाग में 2/3 माउंटेन मिलता है, यानी चीन के पश्चिम में ही तुम्हें याद रखना चाहिए भारत है, और ये भारत के तरफ ही चीन की सबसे ज़्यादा माउंटेन मिल जाती है। ये चीन की विशेषताओं में से गिनी जाती है। जो ट्रॉपिकल वेरिएशंस है ना, जो निरक्ष रेखा, द्राघिमा रेखा,
कर्क रेखा, ये जो रेखाएं हैं, लाइन ऑफ ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर, कैंसर लाइन, या जो ये सारे लाइन होती है अंग्रेजी की, ये जो ट्रॉपिकल जो वेरिएशंस ये चीन में बहुत दिखती है, क्योंकि वो पूरी एक टेरेन में रहता है जहाँ से एक साथ दो दो रेखाएं गई है मेरिडियम जो ट्रॉपिकल वेरिएशंस के कारण। जो चीन की साउथ है, साउथ में ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलती है, जो आम ट्रॉपिकल क्लाइमेट होती है वो मिलती है। ईस्ट में टेम्परेचर की क्लाइमेट मिलती है, गर्म की क्लाइमेट मिल जाती है, क्योंकि ईस्ट में हम अभी बोले कि रेगिस्तान है, डेजर्ट है। और चीन की वेस्ट में कोल्ड होता है, बहुत ठंडे की इलाका है। चीन के अंदर जो नदियां हैं वो इतना चीन को एनरिच करता है कि वो पेट्रोलियम भी उसके पास लगभग 3.69 बिलियन मेट्रिक टन है। चीन के पास नेचुरल गैस की रिसोर्स दुनिया में 7th लार्जेस्ट है, जो 6.3 ट्रिलियन क्यूबिक मेट्रिक टन की है। इतनी चीन के पास है, तथा चीन के पास माइन भी है और रीन्यूएबल एनर्जी ये भी बहुत है। धूप भी उनके पास बहुत मिलता है। जल नदियाँ बहुत होने के कारण वो वाटर बॉडी से भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है, ये भी चीन के पास है। पेट्रोलियम की भी काफ़ी खदान उनके पास है, पर चीन इसमें ज़्यादा बेचने नहीं आता है, ना बेचने की कोशिश करता है। अब ये तो चीन की हमारी जियोग्राफी हम लोग मोटा मोटा समझे। अब चीन की जो एक्सपेनिज्म है, या ये जो एक्सपेंडिंग कॉन्सेप्ट है, या जो ये डेप्थ पॉलिटिक्स चली है, इसको भी समझने के लिए थोड़ी इतिहास, थोड़ी हिस्ट्री हमें चीन की जानना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी देश की फ्यूचर उसकी हिस्ट्री में ही छुपा रहता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ 2070 से 1600 BC, ईसा मसीह से जन्म से पहले 2070 से 1600 BC तक जिया डायनेस्टी, जिया साम्राज्य यहाँ रहता है। ये सबसे पहला रूलिंग साम्राज्य हुआ करता था। फैमिली डायनेस्टी तुम कह सकते हो। 2070 से जो 1600 तक चला था, ये पारिवारिक डायनेस्टी चला था। परिवार दर परिवार, परिवार दर परिवार, जिया परिवार, जिया एक से आई है, जिया परिवार, ये लोग ही इनको चलाए थे और इनके तरफ ही ये लोग चले थे। 1600 में ये यहाँ शेंग लीडर, जो शेंग लीडर्स होते थे, ये लोग ये जिया डायनेस्टी को हरा देता है। जिया डायनेस्टी को हरा के ये लोग लगभग 600 साल तक राज किए चीन में। और ये शेंग लीडर्स लोग वहाँ सबसे पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की। देखो 16वीं ईसा पूर्व में 1600 BC वहाँ ये लोग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कल्चरल रेवोल्यूशन, इनोवेशन, राइटिंग, ये सारे की वहाँ तब चर्चा शुरू हुई थी चीन की यहाँ। फिर ये 600 साल राज किए और उसके बाद 1046 BC से 256 BC तक जाओ डायनेस्टी यहाँ अपनी साम्राज्य शुरू करता है। ये जाओ डायनेस्टी ये चीन को दो भाग में बांट दिया था। एक था वेस्टर्न जाओ और एक था ईस्टर्न जाओ। ये वेस्टर्न जो जाओ था, ये लोग चीन के ऊपर 1046 BC से 771 BC तक अपनी साम्राज्य रखे थे। और फिर 770 से 256 BC तक ईस्टर्न जाओ में ये लोग चले आए थे और यहाँ अपने साम्राज्यों को फैला के रखे थे। अच्छे खासे इन लोगों की तब हुई थी। ये लोग भी फिलोसॉफी में उस समय बहुत आगे इनरिच कर गए थे। इसी समय में ही समझो 256 BC, इसी समय में ही वहाँ कन्फ्यूशियसिज्म ये फैली। इसी समय में ही मोजी ये चीन में फैली, मोजी कॉन्सेप्ट। इसी समय में ही ताओइज्म चीन में फैला। जो हम लोग टाओ, शिंटो की चर्चा करते हैं, वो इसी 256 BC के आसपास, 770 से 256 BC के आसपास ही फैलना शुरू किया। पर ये विशेष खूब अच्छा फैले नहीं, उस समय फैल नहीं पाया। कारण 476 से 221 BC, इस समय में चीन एक वॉर जोन में चला गया था। कैसे वॉर जोन? इस समय जो शेंग लीडर्स था, उनके द्वारा कंट्रोल किए जाने वाला जो चीन का मेन 7 प्रोविंस रीजन था, उनके बीच में आपस में युद्ध होता गया।
कौन अपने आप को ये जगह की राजा बनाएगा, ये सोचते हुए। जो 7 रीजियंस थे चीन के मेनली, वो सारे जो प्रोविनेंस उस समय बटी हुई थी, उसकी बहुत ही आपस में लड़ाई हुई 456 से 221 तक। इस समय क्विंग आर्मी, शीन आर्मी कहते हैं इसको, शीन आर्मी इस समय जीत जाता है और ये शीन आर्मी शैंग लीडर्स को भगा देता है यहाँ से भगा के वो लोग अपनी क्षमता को दखल कर लेता है। शीन डायनेस्टी यहाँ 221 से 206 बीसी तक अपनी साम्राज्य रखा था और इसी शीन डायनेस्टी के कारण चीन का नाम चीन पड़ा। चीन जो आज के चीन है, यही शीन डायनेस्टी इसके कारण ही बना। ये जो डायनेस्टी है ये केवल 15 साल ही रहा, 221 बीसी से 206 बीसी तक ये वहीं रहा, वहीं पे ही चीन में अपनी साम्राज्य किया। यहाँ क्विंग शिंग वांग बोल के एक राजा हुए थे, इनके नेतृत्व में ये टेरिटोरी को, कोई पूरी आसपास की चीन की जो टेरिटोरी थी उनको एक ही एम्पायर में ले आने की सबसे पहला काम यही किया क्विंग शिंग वांग, जो 206 बीसी में अपनी साम्राज्य को खत्म किया। वहाँ उनकी लक्ष्य वहीं से शुरू हुई, क्विंग शिंग वांग से, जो आसपास की टेरिटोरी को एक ही एम्पायर के अंदर ले आने की कोशिश सबसे पहले वहाँ तक वो लोग किए। क्विंग शिंग वांग, इनके माध्यम से ही इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ये वहाँ सबसे पहले हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ के, मैं 206 बीसी की बात कर रहा हूँ, आज 2025 सीई है, वहाँ 206 ईसा की जन्म से 200 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वहाँ ये क्विंग शिंग वांग, इनके ही समय में इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की वो लोग चर्चा शुरू की, यानी कैनाल्स बनाए, ड्रेनेज सिस्टम बनाए, वेल, कुआं, तालाब इत्यादि की चर्चा शुरू की। और ये सारा हो रहा था लगभग भारत की जो तिब्बत वाला पार्ट था, यहाँ से शुरू करके मंगोलिया के आसपास तक, वहाँ तब तक ये लोग फैल गया था। और ये जो हीन डायनेस्टी है, हीन डायनेस्टी, इसी डायनेस्टी के समय में ही हमारी चीन में जो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो भी बनाया गया। अब यहाँ इस समय हमारी जो साउदर्न पार्ट है और जो नॉर्दर्न पार्ट है ये भी विभाजित हो जाता है और ये घटना चीन के दूसरे क्षेत्र में तब तक हो रहा था और वो होता है 386 से 581 सीई तक। ये अब हम ईसा के जन्म के बाद आ गए। जो 386 से 581 सीई यानी ईसा मसीह की जो जन्म से पहले, एडी कहते हैं जिसको, 386 से 581 एडी तक इस समय चीन 3 भाग में बट गया था। एक चाइना फ्रंटियर हुआ था, एक बना था साउदर्न चाइना, एक बना था नॉर्दर्न चाइना। ये 581 में एक विशेष डायनेस्टी यहाँ चीन में अपनी राजत्व करने आए और उसका नाम था सुई डायनेस्टी। ये सुई डायनेस्टी पॉलिटिकली ये जो विभेद हो गया था, ये विभेद को जोड़ दिया था, साउदर्न चाइना को नॉर्दर्न चाइना को पॉलिटिकली जोड़ दिया था, क्योंकि ये विभेद कर दिए गए थे। ये क्विंग शिंग डायनेस्टी के समय में 206 बीसी के बाद ये जो विभेद होता है, ये विभेद को 581 सीई में आके, 581 एडी में आके ये शुई डायनेस्टी इसको जोड़ता है, जोड़ के चीन को एक यूनिफॉर्म रूप देता है। जो यूनिफॉर्म रूप देने के लिए क्विंग शिंग वांग 206 बीसी में स्वप्न देखे थे कि आसपास के टेरिटोरी को चीन के साथ जोड़ेंगे, उसी के कारण जो आपसी कलेश के वो जो विभेद हुई, वो विभेद को ये सुई डायनेस्टी आके जोड़ता है और जोड़ के चीन को एक प्रॉपर शेप देता है। क्योंकि वो व्यक्ति, ये सुई डायनेस्टी की राजा लोग समझ गए थे कि खेतीबाड़ी के साथ साथ हम लोगों को वाटर बॉडी को भी अपने साथ जोड़ के रखना है। छोटी छोटी जो वॉरलॉर्ड्स की उस समय जो कॉलोनियाँ बनी थी, उसको ये लोगों ने अपने अंदर एसेशंस कर लिया, अधिग्रहण कर लिया, पॉलिटिकली इसको जोड़ देता है। 618 एडी या 618 सीई में यहाँ टैंग डायनेस्टी आता है।
ये टैंग डायनेस्टी में चीन में सबसे पहले फीमेल राजा यानी रानी कोई शासन ले आई। वू जुइथेन, वू जुइथेन इनका नाम था, जो चीन की सबसे पहले महिला राजा बने या महिला रानी बने अपनी राजत्व को लिए। और यही 618 एडी में, 618 सीई में सबसे पहले दुनिया की सबसे पहली पेपर मेकिंग कॉन्सेप्ट तैयार होता है। चीन वहाँ सबसे पहले दुनिया में पेपर ले आता है। इसी समय में ही, ये टैंग डायनेस्टी के समय में ही चीन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम करना शुरू करता है। इसी समय से ही चीन अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए सिल्क रूट की चर्चा शुरू कर देता है। 618 एडी यानी इसी समय के आसपास ही इस्लाम भी चीन में प्रवेश कर गया था। यही सिल्क रूट थी जिसके तहत ओटोमन एम्पायर के तहत वो लोग बिजनेस करना शुरू किया था, क्योंकि चीन का टेक्सटाइल रेशम बहुत मशहूर हो गया था, बहुत ही। और पेपर उसी समय में ही अरब तक पहुंचा था। अरब के पास जो पेपर जाया था वो ये टैंग डायनेस्टी के समय में ही गया था, जो 618 सीई से अपनी सफर को शुरू किया। फिर यहाँ 618 से 960 तक ये टैंग डायनेस्टी ही रहता है। टैंग डायनेस्टी के बाद जब ये सिल्क रूट अच्छे खासे तरीके से चला आता है 960 एडी तक, 960 सीई तक, यहाँ सोंग डायनेस्टी आता है। ये सोंग डायनेस्टी जब वो 618 से 960 तक पेपर बना के टैंग डायनेस्टी चला गया था, ये सोंग डायनेस्टी आके यहाँ पेपर करेंसी की जन्म देता है। दुनिया की सबसे पहली पेपर करेंसी चीन में मिलता है और चीन वो 960 एडी के बाद उसको सबके लिए लागू कर देता है। यानी 9वीं शताब्दी में चीन वहाँ अपनी पेपर मनी प्रोड्यूस कर दिया था। सबके हाथ में पेपर मनी चला गया था। अंदाज़ा करो भारत कहाँ है, चीन कहाँ जा रहा है। अब तुम समझ पाओगे चीन की थॉट प्रोसेस को। इसी समय में ही चीन ओवरसीज ट्रेड के तरफ भी आगे बढ़ जाता है। ये 960 एडी के समय में, 960 सीई के समय में। इस समय चीन साइंटिफिक एवोल्यूशन, साइंटिफिक इनोवेशन, शिप बिल्डिंग, इसकी भी चर्चाओं को करता है, इसकी चर्चा में भी आगे बढ़ता है। अब आता है 1000 एडी या 1000 सीई। इस समय तक चीन की सिल्क रूट तैयार हो गई, चीन की शिपयार्ड्स तैयार हो गई, उसकी काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक पोटेंशियल बन गई। एक डेटा कहता है कि ये 1000 एडी में चीन की जीडीपी 26 बिलियन डॉलर की थी 1000 एडी में, जो ग्लोबल जीडीपी की 23% कंट्रीब्यूशन अकेला चीन ही करता था। और कहता है कि उस समय चीन की पर कैपिटा इनकम $450 था, जो उस समय की इंग्लैंड की पर कैपिटा इनकम था 1000 एडी में लगभग $380, माफ करो, $380 उस समय इंग्लैंड की पर कैपिटा इनकम था। इसी 1000 एडी में चीन में पेपर माने प्रॉपर जो पेपायरस वाला पेपर अभी तक चल रहा था वो नहीं, अभी प्रॉपर पेपर आ गई, प्रॉपर तरीके से जिसको हम पेपर कहते हैं, वो 1000 जो एडी है वहाँ तक बन गया था। इसी समय में ही ये लोग कॉम्पस बना लिए थे। इसी समय में ये लोग गन पाउडर और प्रिंटिंग की भी चर्चा ले आए थे, और ये हुई थी हमारी सोंग डायनेस्टी के अंदर। अब इसके बाद एक दुर्भाग्य होता है चीन के साथ, और वो ये होता है 1279 एडी, 1279 एडी में चेंगिस खान की जो ग्रैंडसन है उसका नाम था कुबलाई खां, वो यहाँ आक्रमण करता है चीन में, और यहाँ से मंगोलों की प्रवेश होता है चीन में। और ये मंगोलों की टारगेट थी कि ये सिल्क रूट को
कैप्चर करे जो चीन के लोग बनाए थे। चीन ये आक्रमण को अच्छे ढंग से नहीं ले पाया था और चीन के अंदर ये आक्रमण के प्रति विरोध उत्पादन हुआ। मंगोल खान की ये जो ग्रैंडसन कुबलाई खान यहाँ प्रवेश करता है, ये 1279 से लगभग 1643 एडी तक अपने अत्याचार की सीमा पार कर देता है। चेंगिस खान का ग्रैंडसन परपोता। और इसी समय में ही युआन डायनेस्टी चीन के अंदर सर उठाता है और वो आके मंगोल खान की ये जो परपोते कुबलाई खान जिसकी प्रवेश करवाया था मंगोलों की, इसकी प्रतिरोध के लिए आगे आता है व्यांग डायनेस्टी। ये व्यांग डायनेस्टी के द्वारा वो प्रतिरोध इतनी सशक्त होता है कि मंगोल लोग यहाँ से रुक जाता है। ये व्यांग डायनेस्टी की चर्चा इटाली की पर्यवेक्षणकार मार्को पोलो इस समय चीन में आए थे और उनके कहानी से ये सारे बातें हम लोगों को मिलती है व्यांग डायनेस्टी के बारे में। फिर इसके बाद लगभग 1644 से 1644 से 1911, आज की 2025 और ये मैं 1911 तक आ गया हूँ। 1644 से 1911 तक शिंग डायनेस्टी रहता है और ये जो शिंग डायनेस्टी है ये चीन की आखिरी राजाओं की सल्तनत की साम्राज्य है। यहाँ ये 1911 तक शिंग डायनेस्टी यहाँ बहुत अच्छे से अपने आप को फैला के रखता है और ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के ज़रिए पूरी चीन को इकट्ठा कर लेता है। 1911 तक चीन पूरे तरीके से कैपिटलाइज्ड हो गया था, इकट्ठा हो गया था 1911 तक, जबकि इन लोगों को कोई फॉरेन मंगोल के अलावा और कोई फॉरेन इन्वेजन्स यहाँ नहीं हुई थी। पर इसके बाद यहाँ 18वीं शताब्दी तक 18th सेंचुरी तक चीन की शिंग डायनेस्टी मंगोलिया, तिब्बत, शिंजियांग यहाँ तक फैल गया था। यानी वो पूरी वेस्ट एनक्रोचमेंट तक चला गया था, भारत की बॉर्डर तक आ गया। 18th सेंचुरी में ही ये शिंग डायनेस्टी में ये लोग बहुत ही इंटरनल रिबेलियन बहुत ही झेले, आपसी कलह, क्योंकि एक तरफ व्यांग डायनेस्टी जो मंगोल को भगाए थे, वो मंगोल लोग जो इस्लामिक इन्वेजन्स को देखे गए थे वो वहाँ आपसी कैओस ही पैदा कर रहे थे और सिल्क रूट के ज़रिए उन लोगों के पास कई ऐसे इस्लामिक इन्वेडर्स आ ही जा रहे थे बार बार, जो उन लोगों के अंदर इंटरनल रिबेलियन को बहुत जन्म दे रहे थे। और ये कॉलोनियल इन्वेजन और वॉर इसकी भी बहुत सामना कर बैठे। क्विंग डायनेस्टी, शिंग डायनेस्टी जिसको कहते हैं, हम कहते हैं क्विंग, वो कहते हैं शिंग। शिंग डायनेस्टी वहाँ बहुत ही इन समय बहुत ही आक्रमण इन सारे चीज़ों में झेली। अभी यहाँ तक जो हम लोग समय देखें 18th सेंचुरी यानी 1911 तक कोई वेस्ट का फोर्स, वेस्ट वर्ल्ड की कोई फोर्स, पश्चिमी कोई सभ्यता के लोग यहाँ नहीं आए। और जिसके लिए ये क्वीन डायनेस्टी के लोग यही सोचते थे, इन लोगों की एक सोच था, क्योंकि वो लोग मंगोल को फेस किए, चेंगिस खान को फेस किए, तो वो लोग सोचने लगे कि हम लोग सिर्फ बर्बरिक लोगों के साथ ही घिरे हुए हैं। ये उन लोगों की सोच रही। मार्को पोलो की ये उदाहरण मिलती है, मार्को पोलो खुद कह रहा है ये बात कि चीन ये सोचता था कि ये लोग सिर्फ चारों ओर से बर्बरिक, इलिटरेट कल्चर से क्षीण लोगों के, हीन मनोभाव के लोग यहीं फैल रहे हैं। ध्यान रखना चाहिए, यहाँ तक भी बौद्ध लोग यहाँ फैल गए थे, बुद्धिज़्म यहाँ चला गया था, बुद्धिज़्म की अच्छा खासा चर्चा हो रहा था। तो चीन की कल्चर तब बुद्धिज़्म के साथ था। एक तरफ चीन के साथ उस इस्लामिक जो 618 एडी में इस्लाम की प्रवेश होती है और उसके बाद जो 1249 में मंगोल की प्रवेश होता है, ये दोनों चीज़ चीन को सोचने में मजबूर कर देता है कि हम बौद्ध के लोग जो पीस ऑफ माइंड को लेके कल्चर को आगे बढ़ावा देते हैं, ये मंगोल लोग, ये चेंगिस खां के जो वंशज लोग हैं, ये लोग तथा ये इस्लामिक इन्वेडर्स लोग, ये इस्लामिक लोग, ये लोग बर्बरिक हैं, कल्चर में ये लोग इतने अच्छे नहीं हैं, ये लोगों की कल्चर के प्रति कोई
अप्रिशिएशंस नहीं है, ये लोग सोचने लगे। ये लोगों की सोच थी, चीन के इंडिजिनियस सोच थी।